अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अप्रोच टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या कुछ लिख कर आएंगे वो उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो अप्रोच टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। द कंडीशन एस्टेब्लिश्ड बाय चार्ज कंडक्टर्स इन विच एक्सेस चार्ज हैज़ रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहलाती है? द कंडीशन एस्टेब्लिश्ड बाय चार्ज कंडक्टर्स, यानी कि चार्ज कंडक्टर्स के ज़रिए एक ऐसी कंडीशन इन विच जिसके अंदर द एक्सेस चार्ज, जो एक्सेस चार्ज होता है यानी कि जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हैज़ रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, उस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर उन्होंने रिसाइड कर लिया हुआ होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मज़ीद इसको देखें किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखें हम इसको मज़ीद कैसे लिख सकते हैं। दिस इज़ अटेंड वेरी रैपिडली फॉर गुड कंडक्टर्स एंड इज़ स्लो फॉर पुअर कंडक्टर्स, यानी कि ये जो कंडीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है, इसको हम गुड कंडक्टर्स के लिए बहुत रैपिडली हम इसको अटेन कर सकते हैं, जबकि जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को जो है वो कंटेन करना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हम इसके अप्रोच को डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम हैविंग कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी का साइन होता है। ठीक है, परमिटिविटी का साइन ये होता है एप्सिलॉन नॉट, एंड फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये हमारे पास क्या है? फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डोनेट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ तो कोई भी हमने एक होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम कंसीडर कर लिया जिसके अंदर कंडक्टिविटी, परमिटिविटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मौजूद है। सिंस द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज़ गिवन बाय, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है हमारे पास? ये होती है यानी कि डेल डॉट जे प्लस डी रो ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, और इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मजीद देखें हम इसमें क्या डेरिवेशन कर सकते हैं, ये वाली। सिंस द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज गिवन है, हम जानते हैं कि ओम्स लॉ की जो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो किसके बराबर होती है? इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग 2 and 1 वी गेट। इक्वेशन नंबर 2 में देखें हमारे पास किसकी वैल्यू हमें मिल रही है? जे की वैल्यू। जे की इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में इस जगह पर पुट कर देना है। ठीक है, जब हम उस जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, सो इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। आई एम सॉरी, यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 कहना है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द गाजेस लॉ इज गिवन है, हम जानते हैं कि जो गाजेस लॉ है वो हमारे पास क्या होता है? डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि गाजेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? ये होती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो डेल डॉट ई है इसकी वैल्यू हमें यहाँ से गाजेस लॉ से मिल गई, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे इस जगह पर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी? इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपने 3 लिखना है और यहाँ पर भी आपने 3 लिखना है। ठीक है, इस बात का ख्याल करना है। तो ठीक है, तो या फिर आप इस इक्वेशन नंबर 2 को ख़त्म कर दें। ठीक है, तो इसकी ये करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब हमने वैल्यू पुट की डेल डॉट ई की तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ये वाली जो साइड है यहाँ पे हमारे पास प्लस में है, तो जब उसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला मेथड यूज़ करते हुए हम ये जो डेंसिटी है जो यहाँ पे जो हमारे पास क्या नाम इसका, ये जो क्या नाम है, ये जो रो है डेंसिटी है, ठीक है, इसको हमने इस साइड पर ले आए हैं, और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो डी टी है उसको हमने इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो बाई इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिए, क्योंकि ये फैक्टर हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो इसको हमने बाहर निकाल के ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1 डी टी। ठीक है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम अगर किसी भी, हमें पता है कि किसी भी डेरिवेटिव का नीचे अगर ऊपर किसी भी जो डेरिवेटिव अगर वो डिनोमिनेटर में मौजूद उसका ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसको हम क्या ले लेते हैं? लॉग लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास लॉग रो इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इसकी डेरिवेशन क्या आ जाएगी? टी आ जाएगी। ठीक, तो वो हमने लिख लिया प्लस सी, और यहाँ पे हमारे पास जो सी है ये क्या है? ये होता है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 3। और ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। और
यहाँ पे जो सी है, सी हमारे पास क्या है, वेयर सी इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस सी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर इस सी की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स वैल्यू कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस एट टी इज इक्वल टू 0 एंड रो इज इक्वल टू रो नॉट। तो इस सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कब, जब हम टी की वैल्यू 0 पुट करें और इस रो की जगह पे क्या पुट करें, रो नॉट पुट कर दें। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे जीरो को सी में ऐड किया तो यहाँ पे हमें सी की वैल्यू क्या मिल गई है, लॉग रो नॉट मिल गई। ठीक है, अब इस सी की वैल्यू को हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इस जगह पर पुट कर देना है। ठीक है, सो जब हम उस जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो लॉग रो नॉट है, ठीक है, इस साइड पर राइट हैंड साइड पर हमारे पास प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इस तरह ये वाला फैक्टर जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेम एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेहतर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लोगारिथम के मुताबिक अगर दो लॉग आपस में जो है वो माइनस हो रहे हो तो उसका ये जो मेन फंक्शन है वो आपस में क्या हो जाते हैं, उनको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको डिवाइड करके लिख लिया तो राइट हैंड साइड में हमारे पास सेम एज इट इज़ आ रही है। ठीक है, बाई टेकिंग एंटी लॉग, दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले तो यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग खत्म हो जाएगा, ये वाली फॉर्म रह जाएगी। और किसी भी अगर इस फंक्शन का सिंपल फंक्शन अगर हम एंटी लॉग ले तो वो किस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये कन्वर्ट हो गया ई रेज़ टू द पावर माइनस कंडक्टेंस ओवर रो इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ठीक है, सो यहाँ पर मजीद है कि ये वाला फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास। ठीक है, सो नेक्स्ट। ठीक है, ये जो रो थी ये हमारे पास स्टार्ट में हमने इसको किसके इक्वल लिया था, ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ रही थी। ठीक है, स्टार्ट में ये देखें इसके साथ हमने एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमने एक्सपेंड करके लिख लिया इस फॉर्म में। ठीक है, अगर हमने रो को किया है तो रो नॉट को भी हम इस तरह एक्सपेंड करके लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 4 के लिए अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, यानी कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास t की वैल्यू 0 हो तब हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये हमारे पास क्या बनती है, यहाँ पर भी देखें 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया तो e की वैल्यू 0, e की वैल्यू 0 तो वो किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, इस चीज़ के, ये दोनों एक दूसरे की क्या आ गई हैं, बराबर आ गई। ठीक है, अगर हम टाइम इन्फिनिटी ले लें यानी कि एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन यहाँ पर हमारे पास t की जगह पे इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए e की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो e की वैल्यू इन्फिनिटी ये किसके बराबर होती है, 0 के बराबर हो। ठीक है, तो याद रखना e की पावर 0 वो किसके बराबर होती है, 1 के, और e रेज़ टू दी पावर इन्फिनिटी वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जब हम t की वैल्यू 0 पुट करते हैं और t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तब हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस एट t इज इक्वल टू 0 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज़ रो नॉट बट इट रिड्यूसेस टू 0 आफ्टर इन्फिनाइट टाइम। यानी कि जब हमारे पास टाइम 0 हो तब हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, रो नॉट के बराबर होती है। और जब हमारे पास जो इन्फिनाइट टाइम गुजरने के बाद जो रो की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे मजीद लिख सकते हैं हेयर ए कंडक्टेंस ओवर एप्सिलॉन, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इज़ नोन एज टाइम कॉन्स्टेंट। इसको हम टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं विच इज़ गिवन बाय, जिसको हम इस फॉर्म में अभी हम लिख सकते हैं, यानी कि टॉ की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो टॉ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अप्रोच टू इक्विलिब्रियम स्टेट को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ ये भी हमारे पास एक पेज है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आ गया हमारे पास था आज का टॉपिक अप्रोच टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।